स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि राष्ट्रीय आय की माप। अभी तक हमने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय के जो उसके बाकी जो एग्रीगेट्स होते हैं वो पढ़े हमने। आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की माप कैसे की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए वैसे देखा जाए तो 3 विधि दी गई हैं: उत्पादन विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो हम इन तीनों ही विधियों को, जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम एक पिछले चैप्टर्स की बात करें तो जब किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उत्पादन से आय होती है, आय से व्यय होती है। तो अब देखेंगे कि हर उत्पादन, आय, व्यय, तो जो उत्पादन हो रहा है, जितना भी उत्पादन हो रहा है वो उससे कहीं ना कहीं किसी की आय हो रही है, और जब आय हो रही है तो वही आय कहीं ना कहीं खर्च हो रही है। तो ये पूरा एक सर्कल बनता है। तो सर्कल बनने की वजह से हम अगर तीनों ही विधियों से, उत्पादन, आय, व्यय, हम तीनों ही विधियों से आय, राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन विधि या मूल वृद्धि विधि। जो फर्स्ट मेथड है उत्पादन विधि या मूल वृद्धि विधि, इसकी बात करते हैं कि इसके द्वारा हम कैसे राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं। उत्पादन विधि क्या है कि उत्पादित पूरे एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष में जिसकी बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर, एक लेखा वर्ष में एक देश की सीमा के भीतर जितनी ही वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके बाजार मूल्य को ही हम उत्पादन विधि, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इस रीत के अंदर देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाती है। उत्पादन तात्पर्य कुल उत्पादन। यहाँ पर उत्पादन से जो मतलब है वो कुल उत्पादन से मतलब नहीं है, शुद्ध उत्पादन से है। नेट प्रोडक्शन, नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्ट से मतलब क्या है? नेट उत्पादन से, नेट प्रोडक्शन से मतलब क्या है? नेट प्रोडक्शन से मतलब है कि जो भी संपत्ति या कैपिटल का जो भी घिसावट है, जिसे हम ह्रास बोलते हैं, उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम नेट उत्पादन बोलते हैं, शुद्ध उत्पादन। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उत्पादन विधि में, हम शुद्ध उत्पादन की बात करेंगे कि किस तरह से शुद्ध उत्पादन होता है। उसमें से जो उत्पादन, कुल उत्पादन में से हम ह्रास या डिप्रिसिएशन को घटाने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है वही एक राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि उत्पादन विधि द्वारा किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इससे कुछ स्टेप दिए हुए हैं, उन स्टेप को हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी एक वर्ष में हमारे देश में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, अब पहले हम देखें कि हर किस क्षेत्र में किन किन वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जैसे कि हमने इसको 3 भागों में बांट रखा है: कृषि या प्राथमिक क्षेत्र। कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे इसमें कृषि, वन, मछली पालन, पशुपालन, खनन एवं उत्खनन आदि सम्मिलित है। तो मछली पालन में जो भी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो किसी एक वर्ष में कितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देखने के लिए मैं पहले उन क्षेत्रों को देखना होगा जहाँ अलग अलग वस्तुओं सेवाओं का, जैसे कि हमारे देश में अगर हमने जो भी सेक्टर है उनको 3 भागों में बांट रखा है: कृषि तथा प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग तथा द्वितीय क्षेत्र, और सेवा तथा तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर। तो हम पहले इन तीनों ही क्षेत्रों में ये देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना उत्पादन होता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले जो कृषि या प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो हम इसमें क्या, तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारे क्या क्या आया? कृषि है, वन है, मछली पालन है, पशुपालन है, खनन है, ये सारे क्षेत्र जो आते हैं। अब हमें देखना होगा कि कृषि क्षेत्र में हमारा उत्पादन क्या क्या हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ है, अनाजों का कितना उत्पादन हुआ है। अब मछली पालन की बात आती है तो मछली पालन में भी हम देखेंगे कि कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी ज़्यादा हमारा इस बार पिछले अपेक्षा कितना उत्पादन बढ़ा है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो पशुपालन है, पशुपालन भी एक कृषि क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे भी हमारे देश में बहुत से जो पालन के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, और बहुत से क्षेत्रों में पशुपालन का कार्य हो रहा है।
तो इन सब चीज़ों में देखना होगा कि पहले हमें कृषि या प्राथमिक क्षेत्र में हमारा उत्पादन कितना रहा। उसी तरह जो हमारा उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें निर्माण उद्योग, बिजली की आपूर्ति, जल एवं गैस सम्मिलित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं? इसमें आते हैं निर्माण उद्योग, फिर बिजली की आपूर्ति, जल एवं गैस से संबंधित जितने भी देश में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जो उद्योग लगे हुए, उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है, उन सभी को इसमें काउंट करते हैं। और जो हमारा सेवा क्षेत्र टैरिटरी सेक्टर है, जिसमें जितनी भी सेवाएं प्रदान करने वाले जितने भी उद्योग हैं, जैसे हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, और आप कह सकते हो टूरिज़्म है, ये सारे एजुकेशन है, ये सारे जो सेक्टर हैं ये हमारे तटीय क्षेत्र में आते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश में जो भी उत्पादन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों क्षेत्रों से संबंधित है। तो पहले हम हर क्षेत्र से अलग अलग उत्पादन का आंकड़ा लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ है। एक कुल जो आंकड़ा हमारे पास होता है उसको कुल सकल आय जो बोलते हैं, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बोलते हैं। उसके बाद अगर हम मैं आपको एक चार्ट, एक फिगर दिखाता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ, सिम पे आप देखें। उसमें दिया है, मान लीजिए कृषि उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र उत्पादन क्रमशः 400, 300 और 200 इकाइयों का हुआ है, जिनका बाजार मूल्य क्रमशः 30 रुपये, 24 रुपये, 15 रुपये प्रति इकाई है। तो ऐसी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद को निम्न प्रकार आकलित किया जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं, सबसे पहले हम एक कॉलम विवरण का बनाते हैं, जिसमें हमने तीनों ही क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवाओं का क्षेत्र। उसमें इनकी डिटेल लिखते हैं कि ठीक है, उनका मौद्रिक मूल्य लिखेंगे। जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि जो कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ है 400 रुपये, फिर औद्योगिक क्षेत्र में 300, सेवा क्षेत्र में 200, और इनकी प्रति जो इकाई है, प्रति इकाई क्या कीमत है, 30 रुपये है प्रति इकाई कृषि में, और आपका औद्योगिक क्षेत्र में 24 रुपये है, और सेवा क्षेत्र में 15 रुपये। अब इनसे गुणा करके जो हमारे पास आंकड़े आते हैं 12,000, जिसको सकल मौद्रिक मूल्य बोलते हैं। 12,000, 7200 और 3,000, टोटल हमारे पास 22,000 रुपये आया। अब इसे हम सूत्र के रूप में देखें, क्या लिखा है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसमें से इसका मार्केट प्राइस का जो हमने P ब्रैकेट में Q इंटू P इंटू S। P का मतलब क्या है, जो प्रति इकाई जो उसका मूल्य है, Q क्वांटिटी है, फिर P जो P है हमारा प्रति इकाई मूल्य, और S हमारा सेवा है, मतलब सर्विसेज हैं। ठीक, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट हमारा इसका जो अगला स्टेप है वो अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। उसमें क्या करेंगे, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में केवल अंतिम वस्तुओं सेवा ही सम्मिलित की जाती है। जो GNP है उसमें हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, वो वस्तुएं जो सीधे कंज्यूमर के हाथ में पहुंचती हैं और उसके बाद किसी और को किसी भी रूप में नहीं बेची जाती। वो अंतिम उपभोक्ता उसका उपभोग करता है, और उपभोग करने के बाद वो वहीं पे समाप्त हो जाती है, फिर आगे के लिए सेल नहीं की जाती है। उसको बोलते हैं अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निकालने के लिए इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं का मूल्य करते हैं। अगर हमें अंतिम वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें से जो मध्यवर्ती वस्तुएं या जो सेवाएं हैं उनका मूल्य घटा देते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल शो हो रहा है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता को बेची जाने वाली डबल रोटी अंतिम वस्तु है। मान लीजिए इसका मूल्य 3600 रुपये है। केवल इसी मूल्य को राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा। इसके बनाने में मान लीजिए प्रयुक्त गेहूं की कीमत 1600 रुपये, मैदे की कीमत 2400, बेकरी द्वारा बनाई गई डबल रोटी की कीमत 32 रुपये है। अर्थात 1600, 2400, 3200, 7200 मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य है। कहने का मतलब है जो डबल रोटी की जो कीमत थी वो 3600 थी, लेकिन उसमें कुछ जो एक्सपेंसेस हुए हैं उसको बनाने में, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन पर जो एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि गेहूं की कीमत है, मैदे की कीमत है, तथा बेकरी द्वारा बनाई गई जो कॉस्ट है, तो उसमें जो भी टोटल हमारा आया है 1600, 2400, 3200 बराबर 7200। ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था 32 रुपये की डबल, उससे घटा देंगे। ठीक है, तो 3600 में से हम
अंतिम वस्तु का मूल्य निकालने के लिए जो हमारी अंतिम वस्तु कितनी है, जो मध्यवर्ती वस्तु वही 10,800, उसमें से हम टोटल ये 7200 रुपये घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो 10,000 में से 7200 घटाएंगे तो हमारे पास ये 3600 रुपये जो हमारे ब्रेड की जो कीमत है वो आ जाती है। इसको बोलते हैं अंतिम वस्तु जो उपभोक्ता के पास पहुंचती है। तो इसमें से ये होता है कि राष्ट्रीय जीएनपी को निकालने के लिए हम अंतिम वस्तुओं में मध्यवर्ती वस्तु को घटा देते हैं, तो हमारे पास सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है वो आ जाता है, इसे बोलते हैं जीएनपी।